हेलो फ्रेंड्स, जीटा एक्सिस के वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम देखेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में। तो आज हम देखेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में वैगनर ने ऐसे क्या क्या एविडेंसेस दिए जिसके कारण उसको इतना यकीन था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पे। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि उसकी थियरी एग्जैक्टली थी क्या, उसने कौन से फोर्सेस सजेस्ट किए और उसकी थियरी रिजेक्ट क्यों हो गई। तो इस वीडियो में हम देखेंगे एविडेंसेस जो वैगनर ने दिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी देखते हैं। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी में दो वर्ड्स हैं, कॉन्टिनेंटल और ड्रिफ्ट। कॉन्टिनेंटल वर्ड का मतलब सीधे है जो भी चीज कॉन्टिनेंट से रिलेटेड है। ये जो हमारे महाद्वीप है ये कॉन्टिनेंट है, तो कॉन्टिनेंटल मतलब कॉन्टिनेंट से रिलेटेड। और ड्रिफ्ट मतलब कि जो धीरे धीरे चल रहा हो या धीरे धीरे मूव हो रहा हो उसे ड्रिफ्ट कहते हैं। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का मतलब सिंपल सा है कि कॉन्टिनेंट जो है वो धीरे धीरे मूव करते हैं। यही वैगनर की बेसिक थियरी थी। और इसमें जो थियरी है इसका ओरिजिन बहुत पुराना है, ये थियरी नया नहीं है। ये थियरी 1596 में पहली बार अब्राहम ऑर्टिलियस ने दिया था। बेसिकली अब्राहम ऑर्टिलियस ने देखा कि साउथ अमेरिका की जो ईस्टर्न कोस्ट लाइन है और अफ्रीका की जो वेस्टर्न कोस्ट लाइन है इसमें बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है। और इसको देखने के बाद ऑर्टिलियस ने कहा कि जरूर ये दोनों एक ही महाद्वीप के टुकड़े होंगे और भूकंप तथा तूफान के कारण ये दोनों अलग हो गए होंगे। लेकिन ऑर्टिलियस ने कभी कोई एविडेंस नहीं दिया, कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं दिया अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए। इसी तरह ऑर्टिलियस के बाद भी बहुत सारे वैज्ञानिक आए जिन्होंने सेम थियरी को कहा। उनका भी बेसिस सेम था कि साउथ अमेरिका और अफ्रीका की जो ये कोस्टल लाइन है वो काफी मैच करती है। इसी के बेसिस पे इन सब ने अलग अलग थियरीज दी, बट किसी ने भी कभी कोई एविडेंस नहीं दिया। ये थियरी इनकी बस इस कोस्ट लाइन के ऊपर थी, इसीलिए कभी इसको ज्यादा सीरियसली नहीं लिया गया। लेकिन 1912 में वैगनर जी आया और वैगनर ने दिया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। वैगनर बेसिकली एक जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट थे, यानी कि इनका जो मेन काम था वो क्लाइमेट को पढ़ना था, वो मौसम को पढ़ना था। और ये पोलर मौसम में इनका ज्यादा रुचि था, ज्यादा इंटरेस्ट था। इसीलिए ये कई बार ग्रीनलैंड भी गए एक्सपीडिशंस में। लेकिन 1912 में अपने ऑब्जर्वेशंस के कारण इन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दिया। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बेसिकली यही था कि पहले सारे के सारे जो महाद्वीप हैं वो एक बड़ा महाद्वीप बनाते थे, एक लार्ज कॉन्टिनेंट बनाते थे, जिसे इन्होंने पैंजिया कहा, जो कि करीब 250 मिलियन ईयर्स पहले था। धीरे धीरे टाइम के साथ ये कॉन्टिनेंट्स टूट के अलग हो गए और फिर ये लॉरेशिया और दूसरे पार्ट में गोंडवाना पार्ट में डिवाइड हुए और उसके बाद फिर से डिवाइड हुए। तो इस तरह से इनकी बेसिक थियरी थी। डिटेल में ये थियरी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और इसके लिए इन्होंने काफी सारे एविडेंसेस भी जुटाए। तो इन एविडेंसेस में से जो प्रमुख एविडेंस है जो आज हम डिस्कस करेंगे उसमें है जिग्सॉ फिट, सिमिलरिटी ऑफ फॉसिल्स, यानी फॉसिल्स जो डिफरेंट महाद्वीप में मिलते हैं वो सेम है। फिर कोल सीम्स इन एंटार्क्टिका, तो कोल की जो परत है वो एंटार्क्टिका में पाई जाती है। फिर पोल वैंडरिंग थियरी ये भी देखेंगे। गोल्ड प्लेसर्स जो घाना में मिलते हैं, सिमिलरिटी ऑफ रॉक्स, रॉक्स की सिमिलरिटी कॉन्टिनेंटल मार्जिन पे, अटलांटिक ओशन का एज, जियोलॉजिकल सिमिलरिटी अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स, मतलब दो कॉन्टिनेंट्स की अगर कोस्ट लाइन है दोनों के बीच में अगर समुद्र भी है तो भी उनकी जो कोस्ट लाइन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो काफी सेम है। और ग्लेशियर टिल, तो ये सारे मेन एविडेंसेस हैं, ये हम आज के वीडियो में देखेंगे एक बार एक। तो सबसे पहले देखते हैं जिग्सॉ फिट। जिग्सॉ क्या होता है? जिग्सॉ एक गेम होता है जो बचपन में हम खेलते हैं, जो इस तरह का होता है जिसमें कई छोटे छोटे टुकड़े होते हैं और इन टुकड़ों को मिला के पूरा पजल सॉल्व किया जाता है। तो जो वैगनर थे उन्होंने जब इस पूरे मैप को देखा तो उनको लगा कि ये जो हमारे कॉन्टिनेंट्स है ये भी जिग्सॉ फिट की तरह है, मतलब ये एक बड़े कॉन्टिनेंट के टुकड़े हैं जिनको अगर हम एक साथ जोड़ दें तो एक महाद्वीप बन जाएगा। और उनका जो मेन कारण था ऐसा सोचने का वो थी कोस्ट लाइन में सिमिलरिटी। साउथ अमेरिका और अफ्रीका की कोस्ट लाइन तो हम जानते ही हैं, नॉर्थ अमेरिका और अफ्रीका के कोस्ट लाइन में भी काफी सिमिलरिटी है। उन्होंने फिर और भी देखा कि यहाँ पे जो ईस्टर्न अफ्रीका है और जो वेस्टर्न मेडागास्कर की बाउंड्री है उसमें भी काफी सिमिलरिटी थी, और ईस्टर्न मेडागास्कर और इंडिया की बाउंड्री में कोस्टल लाइन में बहुत सिमिलरिटी थी। तो उन्हें लगा कि जरूर ये एक बहुत बड़े महाद्वीप के टुकड़े हैं जो अलग हो गए। इसीलिए इसे जिग्सॉ फिट कहा गया कि अगर हम इन सब टुकड़ों को एक साथ लाएं तो एक बड़ा कॉन्टिनेंट बन जाएगा। तो इस कॉन्टिनेंट को इन्होंने पैंजिया कहा। और एक बात सिर्फ
कॉन्टिनेंट की नहीं थी, यहाँ पे जो कोस्टल लाइन थे इनके जो रॉक्स का जब उन्होंने एनालिसिस किया तो उनको पता चला कि जो परतों की जो लेयर है उसमें भी काफी सिमिलरिटी है। ये भी एक कारण था उनके मानने का कि ये सारे कॉन्टिनेंट्स एक ही बड़े कॉन्टिनेंट से टूट के अलग हुए होंगे। उसके बाद फॉसिल्स थे, कई जानवर जो मर जाते हैं और उनके ऊपर सेडिमेंट जमा हो जाते हैं और उनका डिकम्पोजिशन से पहले वो फॉसिलाइज हो जाते हैं। तो ऐसे कई सारे जानवर मिले जो लगभग 250 मिलियन ईयर्स पहले के थे और ये छोटे छोटे जानवर थे और ये ओशन को क्रॉस करने की क्षमता नहीं रखते थे, लेकिन फिर भी इनका जो फॉसिल था वो अक्रॉस द कॉन्टिनेंट्स पाया गया। तो इससे वैगनर को यह लगा कि जरूर ये सब जुड़े हुए होंगे। तो इसमें जो सबसे प्रमुख फॉसिल जिसको वैगनर ने यूज किया उसमें था साइनोग्नेथस फॉसिल। तो ये एक प्राणी था जो कि एक लैंड रेप्टाइल था, ये लैंड पे चलने वाला रेप्टाइल था और इसकी लंबाई 1 से 3 मीटर की थी और ये जमीन पे चलने वाला था, इसे तैरना नहीं आता था, ये समुद्र क्रॉस नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी इसके जो फॉसिल्स हैं वो साउथ अमेरिका और अफ्रीका में इस रीजन में पाए गए। तो देख सकते हैं कि इतना बड़ा गैप है दोनों के बीच में, फिर भी इसके फॉसिल्स दो कॉन्टिनेंट्स में पाए गए जो इसके बीच में इतना बड़ा अटलांटिक ओशन है। सिमिलरली लिस्ट्रोसॉरस करके एक जानवर था जो भी 250 मिलियन ईयर्स के आसपास जिंदा था, 250 मिलियन ईयर्स पहले। ये भी एक लैंड रेप्टाइल था, डॉग के जितना, कुत्ते के जितना इसका साइज था और इसके फॉसिल्स अगर आप देखें तो ये अफ्रीका, मेडागास्कर, इंडिया और एंटार्क्टिका में पाए जाते हैं। सिमिलरली एक और इंपॉर्टेंट एनिमल था इसे मिजोसॉरस, फॉसिल डिस्ट्रीब्यूशन इसका देखें तो ये भी 250 मिलियन ईयर्स पहले था। ये भी एक फ्रेश वाटर रेप्टाइल था, याद रखिए फ्रेश वाटर रेप्टाइल था, सॉल्ट वाटर का नहीं था, मतलब मराइन वाटर का नहीं था। लेकिन इसके जो फॉसिल्स हैं वो साउथ अफ्रीका और सदर्न साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं जिसमें बीच में इतना बड़ा समुद्र है। तो देख सकते हैं कितना बड़ा रीजन था। और जो चौथा फॉसिल जिसका एग्जाम्पल वैगनर ने दिया वो बेसिकली एक पेड़ था जिसे ग्लोसोपेटेरिस कहते हैं और ये भी 250 मिलियन साल पहले था। वुडी सीडी बियरिंग श्रब और ट्री, तो एक छोटे साइज का ट्री था ये। तो इसके फॉसिल्स भी साउथ अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, इंडिया और अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, मतलब इन सारे महाद्वीपों, इन सारे कॉन्टिनेंट्स में पाए जाते हैं। तो इससे वैगनर को लगा कि एक स्पीसीज इतने बड़े एरिया में स्प्रेड नहीं हो सकती है अनलेस एंड अनटिल ये सारे के सारे जो महाद्वीप हैं, सारे के सारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो इकट्ठे हों। यहाँ पे हम इन सबका डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं एक साथ कि कैसे ये डिफरेंट रीजन में डिस्ट्रीब्यूटेड है जो एडजॉइनिंग रीजन है। तो अगर हम इन सब महाद्वीप को जोड़ दें और फिर इनका डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो हमें दिखता है कि ये जो रीजन थे जिसमें पाए जाते थे वो एक कंटिन्यूअस रीजन बन सकते हैं अगर हम सारे कॉन्टिनेंट्स को ला दें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे इनका डिस्ट्रीब्यूशन काफी यूनिफॉर्म दिखता है अब। तो इसीलिए वैगनर को लगा कि ये सारे के सारे जो फॉसिल्स थे ये इस बात का सबूत है कि हमारा जो कॉन्टिनेंट्स आज हम देखते हैं वो सारे के सारे एक बड़े कॉन्टिनेंट थे। याद रखेंगे ये जो फॉसिल्स हैं इसकी खोज वैगनर ने नहीं की थी, ये सब पहले के पब्लिश्ड पेपर थे, रिसर्च पेपर थे। तो वैगनर ने इन रिसर्च पेपर्स को पढ़ा, इन फॉसिल्स को एज अ एविडेंस इकट्ठा किया। तीसरा जो बड़ा एग्जांपल है हमारे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का उसे कहते हैं कोल सीम्स अंटार्कटिका में। बेसिकली कोल की एक परत जो कि अंटार्कटिका में पाई गई थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कोल की परत है, कोयले की परत है। पर ये इतना बड़ा एग्जाम्पल या इतना बड़ा एविडेंस क्यों है? इसके लिए हम समझते हैं कि कोल का फॉर्मेशन कैसे होता है। कोल का फॉर्मेशन के लिए आपको बहुत सारा पेड़ पौधे चाहिए। जब ये पेड़ पौधे पानी के नीचे जाते हैं और इनके ऊपर सेडिमेंट्स इकट्ठा हो जाता है, तो सेडिमेंट्स इकट्ठा होने के कई साल बाद इस रीजन में आपको यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर के कारण ये कोल में बदल जाते हैं, इसलिए यहाँ पे आपको कोल सिम दिखता है। तो ये जैसे कोल सिम बन गई। तो ये बनने के लिए आपको बहुत सारा वेजिटेशन चाहिए, बहुत सारे प्लांट्स चाहिए। लेकिन अंटार्कटिका को देखें तो यहाँ पे तो प्लांट्स होते ही नहीं है। तो जब यहाँ पे प्लांट्स ही नहीं होते तो यहाँ पे कोल कैसे हो सकता है? इसका मतलब एक ही निकलता है कि एक टाइम होगा जब अंटार्कटिका पोल पे नहीं बल्कि इक्वेटर के काफी पास होगा और इसीलिए यहाँ पे बहुत सारा वेजिटेशन होगा जो टाइम के साथ कोल में कन्वर्ट हो गया। तो इसीलिए ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कि कोल सीन यानी कि कोयला का अंटार्कटिका में मिलना। फिर देखते हैं हम टिलाइट डिपॉजिट्स। टिलाइट डिपॉजिट्स क्या होते हैं? ग्लेशियर्स के डिपॉजिट होते हैं। जहां पे भी ग्लेशियर होता है वहां पे आपको इरोजन देखने को मिलेगा। ये जो बेड रॉक्स हैं इनका इरोजन होता है, ग्लेशियर्स इससे रॉक्स को निकालता है और फिर जहां पे ये ग्लेशियर्स खत्म होते हैं वहां पे ये रॉक्स डिपॉजिट हो जाते हैं, तो इसे टिलाइट कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इरोजन होता है
और यहाँ पे टिलाइट का डिपॉजिट है। लेकिन टाइम के साथ क्या होगा कि ये जो आपके ग्लेशियर है ये मेल्ट हो जाएंगे, और जब ये मेल्ट हो जाएंगे तो ये जितना भी ये रॉक्स है इसके अंदर, जो इसके अंदर ग्लेशियर के अंदर थे, ग्लेशियर इनको कैरी कर रहा था, वो सारे के सारे मेल्ट होने के बाद यहीं पे डिपॉजिट हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक लेयर बन जाएगी टिलाइट रॉक्स की, और टाइम के साथ इसके ऊपर एक मोटा परत दूसरे सेडिमेंट्स का बन जाएगा, तो ये काफी गहराई में चले जाएंगे ये डिपॉजिट्स। अब साइंटिस्ट या जियोलॉजिस्ट ने ये देखा कि दुनिया के इन हिस्सों में बहुत मोटी परत पाई जाती है टिलाइट डिपॉजिट्स की। अब टिलाइट डिपॉजिट्स का होने का मतलब यह है कि यहाँ पे ग्लेशिएशन तो हुआ होगा, यहाँ पे ग्लेशियर्स होंगे, लेकिन ग्लेशियर्स तो ठंडे प्रदेश में होते हैं, इंडिया जो कि इक्वेटर के पास है। याद रखें इक्वेटर यहीं से पास होता है, इक्वेटर जस्ट साउथ से पास होता है इंडिया और श्रीलंका से। तो यहाँ पे जब इक्वेटर पास होता है तो ये इक्वेटोरियल रीजन में ग्लेशियर कहाँ से हो सकते हैं? अफ्रीका में भी सेम बात है, ऑस्ट्रेलिया में भी देखें तो इतनी हाई पोजिशन, इतनी लो लैटिट्यूड पे आपको ग्लेशिएशन नहीं देखने को मिलता है जनरली। तो यहाँ पे ग्लेशिएशन हो कैसे सकता है? साइंटिस्ट ने देखा कि बहुत मोटी परत पाई गई है इन सब जगहों। तो ये जो आपकी लेयर है ये बेसिकली टिलाइट डिपॉजिट्स है, जो कि कई जगह पाई गई, इन सब जगहों पे पाई गई। थिक लेयर ऑफ टिलाइट डिपॉजिट्स, कार्बोनिफेरस पीरियड, मतलब ये सारे के सारे जो डिपॉजिट्स थे वो एक ही टाइम डिपॉजिट हुए थे। इन सबसे अगर हम तर्क करें तो हमें ये पता चलता है कि टिलाइट डिपॉजिट्स हुए हैं, यानी यहाँ पे ग्लेशिएशन हुआ, यहाँ पे ग्लेशियर्स थे पास्ट में, ये तो पक्का हो गया। अब सारे के सारे डिपॉजिट्स जो हैं वो कार्बोनिफेरस पीरियड के हैं, मतलब साउथ अमेरिका, अफ्रीका, मडागास्कर, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे जो भी ये टिलाइट डिपॉजिट्स हैं वो एक ही टाइम के हैं, एक ही पीरियड के हैं, यानी कि इन सब में एक ही साथ ग्लेशिएशन हुआ था। और ये बहुत थिक लेयर है, इसका मतलब कि जो ग्लेशिएशन हुआ वो काफी लंबे समय तक चला। ऐसा भी नहीं है कि 2-3 साल हुआ ग्लेशिएशन और फिर खत्म हो गया, ये काफी लंबे पीरियड तक यहाँ पे ग्लेशिएशन देखा गया। तो अगर देखा जाए इनको, अगर हम इन सब सारे कॉन्टिनेंट्स को एक साथ लाएं तो हम देख सकते हैं कि ये फिर देखने को मिलता है कि ये जो ग्लेशिएशन रीजन है ये कंटिन्यूस रीजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसीलिए वैगनर को ये लगा कि ये भी एक एविडेंस है हमारे पैंजिया का, हमारे सारे कॉन्टिनेंट्स का एक बड़े कॉन्टिनेंट का होने का। फिर हमारे जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं वो कई तरह के डिफरेंट रॉक से बनते हैं। यहाँ पे आप इन रॉक्स के नाम देख सकते हैं, जैसे सील्ड, प्लेटफॉर्म, ओरिजिन, बेसिन, तो बहुत अलग अलग तरह के रॉक से हमारा कॉन्टिनेंट्स बना होता है। तो वैगनर ने जब इन रॉक्स की स्टडी देखी तो वैगनर को पता चला कि जो भी कॉन्टिनेंट्स के अक्रॉस जो रॉक्स हैं उनमें भी काफी सिमिलरिटी है। मतलब ये अफ्रीका में यहाँ पे जो रॉक्स हैं, जो पुराने रॉक्स हैं, जो क्रीटन या फिर सील्ड रॉक्स हैं, तो वो और यहाँ साउथ अमेरिका के ये क्रीटन ये मैच करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे अफ्रीका के और यहाँ साउथ अमेरिका के मैच करते हैं। नॉर्थ अमेरिका, ग्रीनलैंड और ये इंग्लैंड और बीच में आइसलैंड, इनके रॉक्स भी एक सिमिलर टाइप के दिखते हैं। इसका मतलब यही समझ में आता था कि ये जो रॉक्स हैं वो एक ही बड़ा रॉक का लेयर था जो कि टूट के अलग अलग हिस्सों में हो गया। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रूफ था कि हमारा जो कॉन्टिनेंट्स थे वो इकट्ठा थे। इसके बाद माउंटेन्स, उन्होंने माउंटेन्स की स्टडी की जो कि अटलांटिक के दोनों साइड पाए जाते हैं, और उसमें काफी सिमिलरिटी मिली उन्हें, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके जो फोर्सेस, मतलब फोर्सेस का जो डायरेक्शन होता है, वो जो टेम्परेचर के कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं रॉक में, उसमें काफी सिमिलरिटी थी। तो बेसिकली यहाँ पे जो माउंटेन्स हुए वो दो पीरियड में हुए। एक को कहा जाता है कैलेडोनियन एकेडियन माउंटेन्स, क्योंकि ये ओरिजिन है, इस पीरियड में ये माउंटेन्स बने, जिसका जो करीब 500 मिलियन से 390 मिलियन ईयर्स पहले के हैं। तो ये आपके नॉर्वे, इंग्लैंड और ये अफ्रीका, इधर अमेरिका और ग्रीनलैंड, इनके जो कॉन्टिनेंट्स थे, जो इनके जो माउंटेन्स थे जो इस टाइम पे बने, उनमें काफी सिमिलरिटी थी। और दूसरा पीरियड को कहा जाता है हर्सियन ओरिजिनी। यहाँ पे आपको हर्सियन बेल्ट दिख रहा है, ये सेम टाइम पे यहाँ पे एलिगेनियन बेल्ट है। तो इन दोनों बेल्ट्स में भी काफी सिमिलरिटी है, जो कि करीब 400 से 280 मिलियन ईयर्स पहले ये माउंटेन्स बने थे। तो टोटल अगर आप देखें तो दोनों साइड जो माउंटेन्स है उसमें काफी सिमिलरिटी है। ऐसा लगता है जैसे कि इन दोनों माउंटेन्स, इन दोनों साइड के माउंटेन्स का जो उद्गम हुआ वो एक ही टाइम पे हुआ, एक ही प्रोसेस से हुआ। फिर जो नेक्स्ट प्रूफ था वैगनर का वो था पोल वेंडरिंग थ्योरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूफ है, ये आपको सी फ्लोर स्प्रेडिंग में भी देखने को मिलेगा। तो पोल वेंडरिंग थ्योरी है क्या? यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मैग्मा है। मैग्मा क्या होता है? मोल्टेन रॉक्स का बना होता है, और क्योंकि
ये एस्थमोस्फीयर से आता है या गहराई से आता है, तो इसमें जो आयरन या मैग्नेटिक जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, उनकी मात्रा थोड़ी ज्यादा होती है। अब जब ये मैग्मा सरफेस पे आता है और तापमान 570 से ज्यादा होता है, तब तो इनके अंदर जो ये मैग्नेटिक एलिमेंट्स है उनका ओरिएंटेशन रैंडम है। आप देख सकते हो कि एक एलिमेंट इधर पॉइंट कर रहा है, तो दूसरा इधर कर रहा है, तो तीसरा इधर कर रहा है, मतलब सब अलग अलग डायरेक्शन में कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि तापमान बहुत ज्यादा है। मैग्नेटिक एलिमेंट्स जो इन रॉक्स के हैं वो रैंडमली ओरिएंटेड है। तो हमारा नॉर्थ पोल अगर हम देखें तो हमारा नॉर्थ पोल उधर है, लेकिन जैसे ही तापमान इस 570 डिग्री क्यूरी टेम्परेचर कहा जाता है, जो कि अप्रोक्सीमेट टेम्परेचर है, तो इसके नीचे जब जाएगा तब आप देखेंगे कि हमारे जितने भी ये मैग्नेटिक एलिमेंट्स हैं वो नॉर्थ पोल को पॉइंट कर रहे हैं। देखिए सारे के सारे अलाइन हो गए, सारे के सारे मैग्नेटिक पोल के साइड पॉइंट करने लगे। अब ये रॉक्स अभी भी मोल्टन कंडीशन में है, लेकिन ओवर द टाइम जब ये सॉलिडिफाई हो जाएंगे, जब इनका टेम्परेचर कम हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट से, ये सॉलिड रॉक बन जाएंगे। तो इनका ये जो एलिमेंट्स का जो डायरेक्शन है, इनके जो मैग्नेटिक एलिमेंट्स का जो पॉइंटर है, जो डायरेक्शन है, वो लॉक हो जाता है। क्यों? क्योंकि रॉक जो है वो तो सॉलिडिफाई हो गया। अब अगर ये मैग्नेटिक पोल को हम मूव करें तो भी आप देखिएगा कि ये जो एलिमेंट्स है उनकी पोजीशन हो गई है लॉक, वो मूव नहीं करने वाले। या फिर अगर हम कॉन्टिनेंट्स रॉक्स को भी मूव कर दें तो भी इनका जो एलिमेंट है, जो मैग्नेटिक एलिमेंट्स है, वो उसी डायरेक्शन में पॉइंट करेगा जब मैग्नेटिक नॉर्थ पोल था, जब ये रॉक्स सॉलिडिफाई हुए थे। तो इस तरह से इनके अंदर ये मैग्नेटिक जो ट्रेस है वो लॉक हो जाता है। तो हम कोई भी अगर रॉक को लें जिसके अंदर जो मैग्नेटिक एलिमेंट्स हैं, तो हम उससे उस समय नॉर्थ पोल किस डायरेक्शन में था या रिलेटिव डायरेक्शन क्या थी वो पता लगा सकते हैं। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट होता है, इसे पोल डिप कहते हैं, जिसको हम ज्यादा डीप में तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इससे आपको लैटिट्यूड, मतलब लगभग लैटिट्यूड का भी पता चल जाता है कि कितने लैटिट्यूड पे ये रॉक्स था। तो इस इंफॉर्मेशन से हम नॉर्थ पोल का पता लगा सकते हैं। अब जब एक कॉन्टिनेंट से रॉक्स लिए गए डिफरेंट टाइम पीरियड के, 0 मिलियन ईयर्स यानी प्रेजेंट के लिए गए, फिर आज से करीब 100 मिलियन ईयर्स पहले के लिए गए, और फिर 200 मिलियन ईयर्स पहले के लिए गए, तो हमें यह पता चला कि इनके जो रॉक्स हैं उनका जो मैग्नेटिक एलिमेंट्स है वो अलग अलग पोजीशन पे नॉर्थ पोल बता रहा है, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल बता रहा है मतलब। तो हमारा अगर प्रेजेंट जो रॉक्स हैं वो दिखा रहे हैं कि मैग्नेटिक नॉर्थ पोल इधर ग्रीनलैंड के पास है, फिर 100 मिलियन ईयर्स पहले के दिखा रहे हैं कि वो यहां पे है, और 200 मिलियन ईयर्स के यहां पे दिखा। तो ये बेसिकली एक अप्रोक्सीमेशन है समझाने के लिए, ठीक है। ये एक्यूरेट नहीं है क्योंकि करंट मैग्नेटिक पोल हमारा यहां पे आता है, और बाकी भी ये हमने बस उदाहरण के लिए लिया है, तो ये एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो मैग्नेटिक एलिमेंट्स फ्रॉम डिफरेंट टाइम पीरियड इंडिकेट्स डिफरेंट लोकेशन ऑफ मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, मतलब डिफरेंट टाइम पीरियड की जो रॉक्स हैं और डिफरेंट लोकेशन ऑफ नॉर्थ पोल का दिखा रहे हैं। इसके हम तीन मतलब निकाल सकते हैं। एक कि मैग्नेटिक पोल जो है वो मूव हुआ होगा, इसीलिए अलग अलग टाइम के जो रॉक्स हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में दिखा रहे हैं। दूसरा, कॉन्टिनेंट्स मूव हुए होंगे, तो हम ये भी अज्यूम कर सकते हैं कि मैग्नेटिक पोल तो कांस्टेंट था लेकिन कॉन्टिनेंट्स मूव हुए होंगे। और तीसरा यह है कि दोनों मूव हुए होंगे। ये तीन प्रोबेबिलिटी बचती है। लेकिन अगर हम इसको फिर डीप में देखें, हम दूसरे कॉन्टिनेंट्स के रॉक को भी लें और उनका देखें, तो हमें यह पता चला कि इनके जो रॉक्स होते हैं अगर हम सेम टाइम पीरियड से लें तो ये तो कहीं और ही दिखा रहे हैं नॉर्थ पोल को। तो प्रेजेंट वाले रॉक दोनों एक ही जगह दिखा रहे हैं मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, लेकिन 100 मिलियन ईयर्स वाले जो हमारा यूएस कॉन्टिनेंट में पाए गए, जो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में पाए गए, वो यहां दिखा रहा है नॉर्थ पोल 100 मिलियन ईयर्स पहले, और यहाँ वाले इधर दिखा रहे हैं। तो अलग अलग कॉन्टिनेंट के रॉक्स जो सेम टाइम पीरियड के हैं वो अलग अलग जगह नॉर्थ पोल दिखाते हैं। तो इससे हमको ये समझ में आता है कि कॉन्टिनेंट्स तो मूव हुए हैं, क्योंकि अगर कॉन्टिनेंट्स मूव नहीं हुए होते तो एक ही टाइम पीरियड के रॉक्स दो कॉन्टिनेंट से वो एक ही जगह दिखाते हैं मैग्नेटिक पोल को, भले मैग्नेटिक पोल मूव हो रहा हो। इसीलिए हम अगर देखें ये तीनों, तो इसमें से ये वाला जो कंडीशन है कि सिर्फ मैग्नेटिक पोल मूव हुआ होगा वो हम निकाल सकते हैं। तो हमारे पास दो ही बचता है, या तो कॉन्टिनेंट मूव हुए हैं या फिर मैग्नेटिक पोल और कॉन्टिनेंट्स दोनों ही मूव हुए हैं। आज की स्टडी से अब हम जानते हैं कि मैग्नेटिक पोल और कॉन्टिनेंट्स दोनों ही मूव होते हैं ओवर द टाइम। फिर इसके बाद जो आठवां जो प्रूफ है जो वैगनर ने यूज किया उसे कहते हैं गोल्ड प्लेसेस ऑफ घाना।
तो इन्हें घाना में गोल्ड प्लेसर्स मिले, लेकिन घाना में रॉक्स का कोई सोर्स नहीं है। तो प्लेसर्स क्या है पहले समझते हैं। सपोज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गोल्ड के रॉक्स, यहाँ पे और भी रॉक्स हैं। अब हर रॉक की तरह गोल्ड के रॉक्स का भी इरोजन होगा। तो जब ये इरोडेड पार्टिकल जो यहाँ से इरोड हो रहे हैं वो कहीं डिपॉजिट होंगे, ये इरोडेड पार्टिकल्स यहाँ डिपॉजिट हुए, तो इसके अंदर कुछ अमाउंट में गोल्ड भी होगा। अब यहाँ पे गोल्ड का कोई रॉक वॉक नहीं है, लेकिन इरोजन के कारण यहाँ से ये रॉक्स यहाँ पे डिपॉजिट हुए, तो इसमें कुछ ट्रेसेस हैं, बहुत ही कम मात्रा में गोल्ड मिलेगा आपको। इसे प्लेसर गोल्ड कहा जाता है। तो प्लेसर गोल्ड होने के लिए आपके पास गोल्ड रॉक्स होने चाहिए। अब जब हम वर्ल्ड मैप देखें या फिर जब हम ये डिपॉजिट्स देखें घाना में, तो घाना में यहाँ पे प्लेसर गोल्ड है, जबकि रॉक्स जो है वो ब्राजील में है। यहाँ पे कोई गोल्ड का रॉक का सोर्स नहीं है, तो ये प्लेसर गोल्ड यहाँ पे आने का सोर्स ही ये रॉक्स हैं। ठीक है, आसपास तो कोई और गोल्ड के रॉक्स का सोर्स नहीं है, तो यहां से आए हैं। तो ये तभी हो सकता है जब ये पूरा एरिया एक कंटिन्यूअस रीजन हो और यहाँ के रॉक्स का इरोजन हो के यहाँ पे डिपोजिशन हो। जो अगला प्रूफ जो वैगनर ने दिया वो था एज ऑफ अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन जो है उसकी एज काफी यंग है। जो रॉक्स के सैंपल लिए गए अटलांटिक ओशन से, उनकी एज देखी जाए तो काफी यंग दिखते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि ब्लू कलर जो है वो 180 मिलियन ईयर्स पुराना दिखाता है। तो ये ब्लू रीजन, ये सबसे पुराना, सबसे ओल्डेस्ट रॉक्स है इस अटलांटिक ओशन का, और ये 180 मिलियन ईयर्स ही है। तो हमारे जो कॉन्टिनेंट्स है यहाँ पे तो हमें 3.5 बिलियन ईयर्स पुराने रॉक्स मिलते हैं, यहां तक कि 4 बिलियन ईयर्स तक भी मिलते हैं कहीं कहीं। तो हमारे कॉन्टिनेंट के रॉक्स इतने पुराने हैं। हमारा जो ओशन है, जो मेनली जो अटलांटिक ओशन है, वो काफी यंग है। तो इसका मतलब ये है कि करीब 200 मिलियन ईयर्स पहले, 200 मिलियन ईयर्स पहले अटलांटिक ओशन था ही नहीं। मतलब कि ये पूरा रीजन एक कंटिन्यूअस लैंड मास था। ये कॉन्टिनेंट्स एक कंटिन्यूअस कॉन्टिनेंट है, क्योंकि लगभग 200 मिलियन ईयर्स पहले तो हमारा अटलांटिक ओशन था ही नहीं। सबसे पुराने रॉक्स की एज हम देख सकते हैं 180 मिलियन ईयर्स है। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रूफ था। इस वीडियो में हमने यहाँ पे देखा कि वैगनर ने कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रूफ दिए अपनी थियरी को साबित करने के लिए। अगले वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि वैगनर की थियरी क्या थी, उन्होंने कौन से फोर्सेस को रिस्पॉन्सिबल बताया कि जिसके कारण ये ड्रिफ्ट होता है, और फिर हम ये भी देखेंगे कि उनकी थियरी को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया गया उस टाइम। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने ग्रुप में शेयर भी करें। थैंक यू।